नमस्कार दोस्तों, मैं नाम के सूद्र आज आप सभी का एक बार दोस्तों फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी टॉपिक आज हम आपको CHS का इतिहास पढ़ाने वाले। मतलब दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं CHS क्लास 6 की भी तैयारी जल्द ही शुरू करने वाली हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो मैं JNB की मैथ की सीरीज़ लेके चल रही हूँ, आप उस मैथ को रेगुलर पढ़ते रहिए दोस्तों। और मैं आपका सबसे पहले इतिहास से शुरू करने वाली। तो दोस्तों इतिहास मतलब आपका जो इतिहास था दोस्तों, आप जानते होंगे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। और आपको मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ कि दोस्तों देखिए, आपके जो CHS में है, आपके CHS में जो मतलब जो क्वेश्चन उठेंगे GK GS से दोस्तों, और बाकी जो इतिहास से उठेंगे, बाकी आपके पास अरिहंत की बुक है, आप सिलेबस देखिए, उसमें आपको सिलेबस पता चलेगा कि सिलेबस क्या है। मैंने उस दिन भी आपको सिलेबस पूरा दिखाया था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि मैं सबसे पहले सामाजिक अध्ययन शुरू करूंगी। सामाजिक अध्ययन जिसको दोस्तों पहला सिलेबस इतिहास दे रखा है, ठीक है, तो इतिहास से शुरू करूंगी। तो देखिए दोस्तों, आपके इस CHS में आपको विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो आप मतलब क्लास 6 के बच्चे के लिए विस्तार से भी ठीक है। इस वजह से आपको केवल पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें याद करनी है, ठीक है। वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। आप जानते हैं अरिहंत प्रकाशन की बुक से सिलेबस चल रहा है, तो आप अपनी किताब में देखिए, बाकी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए आइए बिना देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, मतलब कि हम अब देखिए इतिहास को सबसे पहले तो मैं बताना चाह रही हूँ कि इतिहास को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। मतलब जो हमारा इतिहास है, जो हमारा बीता हुआ कल है, उसे 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक इतिहास। अब देखिए तीनों के बारे में अभी आपको आगे देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ, आपको कोई यहाँ विस्तार से नहीं बताऊँगी, क्योंकि दोस्तों क्लास 6 के बच्चे के लिए विस्तार से वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसे 4 सब्जेक्ट पूरे के पूरे कवर करने, यदि वो सबको विस्तार से पढ़ने ही लग जाएगा तो वो CHS पास ही नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चे का उतना दिमाग भी होना चाहिए। अगर आप विस्तार से ही पढ़ें, अगर आप में भी विस्तार से ही आने लगे, तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और CHS में फिर अंतर क्या है, तो ये थोड़ा लो लेवल है, इसलिए उसी के अनुसार हम चलें। तो देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो देखिए जो हमारा प्राचीन इतिहास है वो बहुत पहले की बात की जा रही है, ठीक है। और जो मध्यकालीन इतिहास है वो बीच वाले इतिहास की, और आधुनिक इतिहास दोस्तों हमारा आधुनिक जो हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय की ये सब इसमें बातें होंगी। अभी आपको तीनों इतिहास के बारे में पता चलेगा। फिलहाल अभी हम लोग प्राचीन इतिहास को शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए दिखाते हैं। प्राचीन इतिहास में दोस्तों सबसे पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि दोस्तों जो प्राचीन इतिहास है इसमें ईसा पूर्व चलेगा। क्या चलेगा? ईसा पूर्व। अब ये ईसा पूर्व क्या होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब ईसा मसीहा जब जन्म लिए थे, जिस दिन उन्होंने जन्म लिया था, ठीक है, जिस दिन उन्होंने जन्म लिया था उसके बाद के समय को ईस्वी बोला गया है, ठीक है, जो अभी तक चल रहा है। उनके जन्म के बाद के समय को ईस्वी बोला गया, और ईसा मसीहा के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व बोला गया, जो कि उल्टा चलता है, ठीक है। यहाँ देखिए 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अब बताइए 2500 से 1700 में चलेगा, उल्टा चल रहा है ना? हाँ, उल्टा ही चलेगा, क्योंकि अब अगर यहाँ पे इस सन में ईसा मसीह ने जन्म लिया, तो इधर के भाग वाला आगे चलता है, इधर वाला उल्टा। ईसा पूर्व कहते हैं, इधर हम लोग ईस्वी बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व। इसमें देखिए सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल के अनुसार सैंधव सभ्यता, ठीक है, वही दोस्तों सैंधव सभ्यता का विस्तार गंगा, यमुना, नर्मदा एवं ताप्ती की घाटियों तक था। सर जॉन मार्शल के अनुसार इन्होंने जो दोस्तों खोजा, उनके अनुसार जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विस्तार गंगा, यमुना, नर्मदा और ताप्ती की घाटियों तक था। ध्यान रहे, आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको खाली दिमाग में ये बात बैठाना है बस। उसके बाद आगे देखिए कह रहा है कि यह उत्तर में पंजाब के रोपड़ जिला पाकिस्तान, ठीक है। अब ये भी फिलहाल अभी जो रोपड़ है वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। दक्षिण में नर्मदा घाटी तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान, ये भी पाकिस्तान में ही है। बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर
उत्तर पूर्व, ये ठीक है, उत्तर पश्चिम है, ये पश्चिम, पूर्व नहीं है, उत्तर पश्चिम में मेरठ तक विस्तृत थी। इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार था। मतलब दोस्तों जब सिंधु घाटी को देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसे मतलब कुछ लोगों ने जब खुदाई किया तो उसमें कुछ चीज़ें नीचे दबी हुई मिली थी, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों खोदा गया तो देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिभुजाकार है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है हमारा कि सर्वप्रथम 1921 में, कब दोस्तों, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने ही खुदाई की थी, ठीक है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेषों की खोज की, अतः इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। देखिए सिंधु नदी के किनारे खोदा गया था और किस स्थान पे, हड़प्पा स्थान पे, ठीक है। इसीलिए देखिए सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया क्योंकि दोस्तों पूरा सब सिंधु के किनारे किनारे ही बसे हुए थे और वहाँ बहुत से स्थान थे, जैसे कि देखिए ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भाग था। चलिए ये आगे वाला पॉइंट दिखाते हैं। अगला पॉइंट देखिए हमारा है कि 1922-23 ईस्वी में मोहनजोदड़ो। अब देखिए मोहनजोदड़ो भी आ गया, आप लोग मूवी बनी है, हो सकता है बहुत लोगों ने देखा भी हो। फिलहाल अभी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य देखिए राखाल दास बनर्जी ने किया। यह हड़प्पा सभ्यता का अब तक ज्ञात सबसे बृहद स्थल है, ठीक है। मतलब दोस्तों ये भी हड़प्पा सभ्यता में ही मिला था। ये एक स्थान था मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता में ही मिला था, मतलब हड़प्पा नामक स्थान पे ही मिला था। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन आएगा कि आपके पेपर में कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बृहद स्थान कौन था। तो दोस्तों सबसे बड़ा स्थान हड़प्पा सभ्यता का क्या था, मोहनजोदड़ो। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा देखिए कि नगर नियोजन इस सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगर वर्गाकार अथवा आयताकार थे, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए आपको हम बता दें कि दोस्तों ये जो ये सभ्यता चल रही थी, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि सिंधु नदी घाटी, जो सिंधु नदी के बगल में मतलब आसपास खोदी गई थी। तो दोस्तों इसमें लोगों ने ये पाया, जिन्होंने भी खुदाई की तो उन्होंने ये ज़्यादातर देखा कि यहाँ पे नगर नियोजन था। मतलब दोस्तों जैसे अपने यहाँ तो देखिए अगर आपका घर 2 तल्ला बना हुआ है तो आपके बगल वाला आपको दिखाने के लिए 4 तल्ला बनवा लेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था उस समय दोस्तों। उसमें हड़प्पा संस्कृति में था क्या कि सबका घर एक साइज का रहता था और एक कलर से पुताई होती थी। अगर सबका 1 तल्ला है तो सबका ही 1 तल्ला रहता था, ठीक है। और वो भी या तो वर्गाकार या तो आयताकार। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो के भवन अधिक विशाल थे। देखिए हड़प्पा की अपेक्षा अगर हड़प्पा से तुलना की जाए तो जो मोहनजोदड़ो में खुदाई करके जो मिले थे वो भवन क्या थे, ज़्यादा बड़े बड़े थे। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन क्या था, अन्नागार था। क्या था दोस्तों, अन्नागार था, जहाँ से प्राप्त विशाल स्नानगार उल्लेखनीय है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए कह रहा है कि कृषि आर्थिक जीवन की मेरुदंड थी। मतलब दोस्तों उस समय कृषि जो थी वो आर्थिक जीवन की मेरुदंड थी। देखिए आर्थिक जीवन का मतलब यहाँ पैसा कौड़ी से संबंधित है। तो जो उन लोगों का आर्थिक जीवन का जो मेरुदंड, जो रीढ़ की हड्डी थी दोस्तों, वो कृषि थी। सोचिए अगर हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी ही ना हो तो क्या हम लोग जिंदा रहेंगे? जिंदा रहेंगे तो बट जैसे पहले थे वैसे, पहले का मतलब फिर से एक बंदर की तरह हो जाएंगे ना। तथा पशुपालन भी जीविका का एक प्रमुख साधन था, ठीक है। देखिए आर्थिक जीवन की मेरुदंड कौन था, तो कृषि था। और जीविका के लिए किसका वो लोग, उनका प्रमुख साधन क्या था दोस्तों, वो लोग पशु का पालन करते थे, ठीक है। और देखिए उसमें भी देखिए कह रहा है कि कुबरदार सांड बड़ा प्रिय पशु था। उस समय दोस्तों कुबरदार सांड बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। आगे देखिए यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। दोस्तों उस समय जो लोग पहले खाते थे सबसे ज़्यादा वो क्या था, गेहूं और जौ था, ठीक है। ध्यान रहे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहे जो कि पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि संदेह सभ्यता मातृ प्रधान थी। मतलब दोस्तों मातृ मतलब माता होता है,
तो जो सिंधु सभ्यता थी दोस्तों वो माताओं को मतलब देवियों को ज़्यादा माना जाता था, ठीक है। जैसे अभी जो हमारा भारत देश है वो पुरुष प्रधान है, लेकिन जो सिंधु सभ्यता थी वो मातृ प्रधान थी। उसके बाद आगे देखिए कह रहा है कि मातृ देवी की उपासना का सिंधु संस्कृति में प्रमुख स्थान था। मतलब दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। उपासना मतलब पूजा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए हमारा यहाँ कह रहा है कि यहाँ पशुपति नाथ महादेव लिंग योनि वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी। मतलब दोस्तों हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो इस सभ्यता में दोस्तों पशुपतिनाथ महादेव की लिंग की योनि और वृक्षों की पूजा की जाती। देखिए आप जो यहाँ सब चीज़ें हैं वो खाली आप याद कर लीजिए, एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप चारों ऑप्शन में देख के बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हम लोगों को मोहनजोदड़ो के बारे में भी मिल गया था, जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी दोस्तों जो आया है वो वैदिक काल आया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वैदिक काल है। और वैदिक काल में दोस्तों सबसे पहला जो ऋग्वैदिक काल है, क्या है, ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। अभी देखिए पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि ऋग्वैदिक जीवन का मुख्य आधार वेदों को माना जाता है। इसी में ही दोस्तों जो आप जानते हैं 4 वेद है ना, तो इसी में उसको मिला था। देखिए वेदों की संख्या 4 है, ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। तो देखिए मतलब कहीं ऐसे मतलब हम लोग के घर में ऐसे बहुत से पोस्टर अक्सर जिसमें सरस्वती मैया रहती हैं उसमें ये चारों वेद आप लिखा पाए होंगे, बट बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो बात की बात है। बट देखिए 4 वेद जो कि आज भी हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, याद रखिएगा। वेदों की संख्या 4, कौन कौन से, चारों के नाम लिखे हुए। उसके बाद देखिए और उसके बाद जो ऋग्वेद है वो प्राचीन, वो सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, उसको सबसे पहले लिखा गया था। आगे देखिए अगला पॉइंट हमारा है कि पशुपालन लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। वैदिक काल में दोस्तों पशुपालन मतलब पशुओं को पालना उसका प्रमुख व्यवसाय था, काम था, व्यापार था उनका, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि परिवार प्रतिसत्यात्मक तथा वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। मतलब दोस्तों जो परिवार था उसमें पित्त मतलब पिता के शासन से चलता था, ठीक है, जो घर में बुजुर्ग थे। और जो वर्ण थी दोस्तों वो कर्म के आधार पे मतलब बांटा गया था, कौन कैसा काम करता है, जैसे कि आज भी हमारे यहाँ है। उसके बाद देखिए सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, ठीक है। जो सोम था दोस्तों, सोम रस आप लोगों ने देखा होगा, कार्टून वोटून में बहुत जगह आता है ना। तो सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था तथा जौ मुख्य खाद्य पदार्थ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो सोम था, और मुख्य खाद्य पदार्थ जौ था। आगे देखिए कह रहा है कि आर्य बहुदेववादी होते हुए भी, देखिए मतलब जो आर्य थे दोस्तों वो बहुत सारे देवताओं बहुत कह रहा है कि बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। देखिए बहुदेववादी का मतलब होता है जो बहुत सारे देवताओं को मानता है, और एकेश्वरवाद का मतलब होता है जो एक देवता पे विश्वास करता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए कह रहा है कि देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्र व उसके उपरांत अग्नि व करुण को दिया गया था। देवताओं में दोस्तों सबसे ऊंचा स्थान जो दिया गया था वो इंद्र को दिया गया था। उसके बाद इनके बाद जो आते थे वो अग्नि आते थे और वरुण आते थे। तो ये था हमारा वैदिक काल जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों हम आप लोगों को बताने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को 2 पार्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक तो ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल हमारा 1500 से 1000 ईस्वी तक चला था। अब उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चलेगा। उत्तर वैदिक काल का मतलब दोस्तों अब वैदिक काल का अंत होने वाला है, ठीक है। अंत होते होते वहाँ जो हुआ था उसके बारे में। पहला परिवार पितृ प्रधान एवं संयुक्त परिवार होता था। जो उत्तर वैदिक काल था दोस्तों उसमें परिवार जो था मैंने अभी बताया कि
पुरुष प्रधान था और साथ ही साथ संयुक्त, मतलब एक साथ सब लोग रहते थे। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि पशुपालन की अपेक्षा कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बनी। पशुपालन की अपेक्षा जो कृषि है वो आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बनी थी। उसके बाद देखिए, लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम इसी काल में किया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में किया गया था, तो उत्तर वैदिक काल। अगर उत्तर वैदिक काल ऑप्शन में नहीं है तो वैदिक काल लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ तत्कालीन संस्कृति का मूल आधार था। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों यज्ञ जो था वो महत्वपूर्ण, उसका भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे माना जाता था। इसी समय उपनिषदों की रचना हुई। इसी समय किसकी रचना हुई? उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद में आत्मा के अमृत एवं ब्रह्मा की उपासना की जाती है। देखिए, जो उपनिषद होते हैं उसमें आत्मा के अमृत मतलब दोस्तों अमर, ठीक है, एवं ब्रह्मा की उपासना मतलब पूजा की जाती है। चलिए आइए आगे भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से देख लिया। पहला तो हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया वैदिक काल। अभी जो आया है दोस्तों बौद्ध धर्म आया। आप लोगों ने बहुत लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में सुना भी होगा। बहुत सी कहानियाँ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और बहुत तरीके से पढ़ा है, मतलब कहीं कुछ पढ़ा है तो कहीं कुछ पढ़ा है, ठीक है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने की थी, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में भी आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि अब देखिए जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप जैसे कि अभी आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में आ सकता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रहे, महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 1563 ईसा पूर्व में नेपाल में, वो भी तराई स्थित कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। तो किस ग्राम में हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सन में? तो 563 और ग्राम की बात करेगा तो लुम्बिनी और देश की बात करेगा तो नेपाल। और इनका जो जन्म प्रतीक था दोस्तों वो कलम व साण था। इसका भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध या फिर महात्मा बुद्ध का जन्म प्रतीक क्या था? कलम व साण। उसके बाद देखिए, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था दोस्तों, जो कि शाक्यगढ़ के प्रधान थे। मतलब दोस्तों इनके पिता राजा थे। क्या थे? राजा थे, वो भी शाक्यगढ़ के। उसके बाद कह रहा है तथा माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया था। ये कोलियागढ़ की राजकुमारी थी, ठीक है। ये कहाँ की थी? कोलियागढ़ की राजकुमारी थी। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि 35 वर्ष की आयु में गया जो कि बिहार में है, गया में उरुबेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, यानी जिसको अब हम लोग फल्गु कहते हैं, मतलब फल्गु, निरंजना को हम लोग फल्गु के नाम से भी जानते हैं। फल्गु नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और इनका जो ज्ञान का प्रतीक था दोस्तों वो पीपल बोधि वृक्ष था। क्या था? पीपल बोधि वृक्ष था। तो इनको कितनी वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो ध्यान रहेगा, किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी पे, ठीक है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आएंगे। उसके बाद देखिए, अगला पॉइंट यहाँ हमारा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, आप देखिए जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो उपदेश देना शुरू कर लिए। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, कहाँ दिया? सारनाथ में, ऋषि पत्तनम और मृगदाव में दिया। देखिए क्वेश्चन ये आएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
तो ध्यान रहे कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और किस भाषा में दिया था, तो पाली में। ये इनकी लोकप्रिय भाषा थी। इसी में ही इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ज्ञान की प्राप्ति 15 वर्ष की आयु गया में हुई थी, ठीक है, कहाँ पे, पीपल के वृक्ष के नीचे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारा कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया। क्या हो गया? देहांत। जब ये मरे थे दोस्तों, इनके देहांत को महापरिनिर्वाण कहा गया था, ठीक है, कुशीनगर में हुआ। ये कहाँ पे ख़त्म हुए थे, या फिर ये इनका महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में, जिसका प्रतीक स्तूप है। मतलब इनकी मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ठीक है, त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के दोस्तों 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बुद्ध, धम्म, संघ। अभी और है, चलिए आइए आपको आगे पढ़ाते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि अभी बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा छूटा हुआ है। तो दोस्तों अभी हम देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि 483 में, किस सन में? 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी मर गए थे। एक प्रकार से मृत्यु, उनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों जो उन्होंने उपदेश दिए थे, मतलब जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान को ऐसे ही लोगों तक जारी मतलब पहुंचाने के लिए सम्मेलन होने लगे, ठीक है, उनके मृत्यु के कुछ समय पश्चात, जिसको संगीति बोला गया। क्या बोला गया? संगीतियाँ बोला गया था। उनके मरने के बाद ही ये संगीतियाँ होने लगी थी। देखिए पहली संगीति जिस सन में वो मरे थे उसी सन में हुई थी, 1483 में। तो यहाँ देखिए आप, हेडिंग जो है हमारी बौद्ध महासंगीतियाँ है, मतलब कि मरने के बाद उनके जो सम्मेलन हुआ था वही चीज़। तो दोस्तों इसमें आपको याद क्या करना है, तो पहला देखिए इनके मरने के बाद खाली 4 ही सम्मेलन हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको याद करना है समय और कहाँ पे हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, साथ ही साथ उस समय राजा कौन था और उस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पूरी याद करनी है, ठीक है, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, जो पहला सम्मेलन किया गया था वो जब वो मरे थे उसी सन यानी 1483 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सप्तपाणी गुफा में हुआ था, ठीक है, जो कि बिहार के राजगृह में है। उस समय शासक दोस्तों हर्यक वंश के आजाद शत्रु था। क्योंकि देखिए अच्छा सोचिए, आप लोग इससे पहले के बारे में बहुत सुना होगा कि अंग्रेज़ों ने हम लोगों पे शासन किया। उस समय मतलब बहुत से, जैसे मुग़ल वगैरह आए थे ना, वैसे ही उस समय भी लोग शासन किया करते थे। तो जब पहला सम्मेलन हुआ था दोस्तों, तो उस समय जो शासक थे वो आज़ाद शत्रु थे। तो आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा, कुछ इस प्रकार से पूछता है कि बौद्ध महासंगति के मतलब प्रथम बौद्ध महासंगति के शासक कौन थे या फिर किस वंश के थे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो हर्यक वंश के आजाद शत्रु थे। और हाँ, तो पहले संगति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो महाकश्यप थे। ये बौद्ध के शिष्य थे, ठीक है, प्रिय शिष्य थे। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब देखिए दूसरी, यहाँ पे दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, जिसको चुलबग वैशाली के गुजरात में इस सम्मेलन को किया गया था। और वहाँ दोस्तों उस समय शासक काला शोक था। कौन था? शिशुनाग वंश का शासक था, वो भी काला शोक था। और उस समय जो अध्यक्षता की थी दोस्तों उस सम्मेलन की सबकमी ने की थी। किसने की थी? सबकमी ने की थी, आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए जो तीसरी बौद्ध संगति है वो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र बिहार मगध की राजधानी थी उस समय पाटलिपुत्र। और उस समय वहाँ के राजा कौन थे? अशोक थे। और किस अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो मोगली पुत्र तिष्य उस समय अध्यक्ष थे उस सम्मेलन के। तृतीय सम्मेलन के अध्यक्ष यही थे। उसके बाद देखिए चौथा सम्मेलन हमारा 72 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 72 ईसा पूर्व कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। क्या हुआ था? कश्मीर में।
कनिष्क कुषाण वंश, मतलब कुषाण वंश का शासक जो था वो कनिष्क था। उसी के समय में चतुर्था बौद्ध संगति हुई थी। इसके अध्यक्ष दोस्तों वसुमित्र जी थे। तो देखिए बुद्ध के मरने के बाद दोस्तों उनके जो ज्ञान थे उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ही मतलब जो उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने सम्मेलन करने शुरू कर दिए। तो दोस्तों उनके मरने के बाद 4 बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हुए थे, ठीक है, जिनके बारे में पढ़ना आपको ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये सम्मेलन दोस्तों इस वजह से कराया जा रहा था कि जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति थी वो सब तक पहुंच सके। देखिए आज भी बौद्ध धर्म चल रहा है, हमारे यहाँ भी बौद्ध धर्म है, बहुत से लोग मानते भी हैं, बौद्ध धर्म से शादियाँ भी करवाते हैं। बट दोस्तों अभी देखिए ऐसा कोई सम्मेलन नहीं होता है। तो वो सम्मेलन केवल 72 ईसा पूर्व तक ही, जो बहुत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सम्मेलन थे। देखिए दो तो बिहार में हुआ था, एक गुजरात में, एक कश्मीर में, 4 ही सम्मेलन हुए थे, ठीक है। तो ये सब याद करने लायक बातें थी कि किस सन में हुआ था, किसने करा, मतलब अध्यक्ष कौन था और उस समय शासक कौन था और कहाँ पे हुआ था। ये सब दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है। तो दोस्तों अब बाकी आप कर लीजिएगा याद, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए ये है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। साथ ही साथ दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को हमारे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए दोस्तों। और ध्यान रहे आप कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा पार्ट मतलब बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और हाँ मैं फिर से बता रही हूँ, अब आप लोग मैथ की तैयारी करते रहिए, अन्यथा इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। हम आपको बार बार कह रहे हैं, आप करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी के लिए तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको आगे का लेके, मतलब इसके आगे वाला जो दोस्तों पार्ट है उसमें आप लोग को बताएंगे प्राचीन काल। अभी तो हम लोग केवल प्राचीन इतिहास ही पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन इतिहास में दोस्तों जो शासक ओसक आए थे उन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ने वाले हैं। तो फ़िलहाल अभी के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, खेलते हंसते रहिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।